वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे पे जाने से कबल हमने आपको बताया कि पाकिस्तान हायर एजुकेशन की दुनिया में कहाँ पर खड़ा है और साथ ही 18वीं तरमीम के बाद मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जो समरात आवाम तक नहीं पहुँच सके उनमें इस इदारे का भी शुमार होता है। क्या वजूहात रहीं कि रीजनल सेंटर्स HEC के आवाम के लिए उस तरीके से फ़ायदेमंद नहीं हो सके जिस तरीके से ख्वाब दिखाए गए थे, और तालीमी दुनिया में पाकिस्तान कहाँ पर है, ये तमाम तर मामलात आज हम डिस्कस करेंगे। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब से हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान तालीम की दुनिया में इस वक्त कहां पर खड़ा है, रिसर्च में हमने क्या काम किया और हायर एजुकेशन अपना काम किस सिमत में लेकर चल रहा है और क्या क्या अचीवमेंट्स हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उमर। पाकिस्तान माशाल्लाह एक प्रॉस्परिंग कंट्री है और हमारी तालीम के ज़रिए ही हम सबको पता है कि ये नॉलेज इकॉनमी का दौर है और इसमें तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम ने भी इसके ऊपर रियलाइजेशन के बाद कम से कम मैं हायर एजुकेशन लेवल पे तो कह सकता हूँ कि, और इसके अलावा हमारे सूबे लेवल पे सूबाई गवर्नमेंट लेवल पे भी, बाकी एजुकेशन लेवल पे भी काम हो रहा है और इवन फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे भी। लेकिन हायर एजुकेशन में अगर पूछेंगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कि हमारी जो डेवलपमेंट हो रही है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च हो रही है, जो हमारे तालीमी इदारे आगे बढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों पे वी कैन सी गुड रिजल्ट कमिंग आउट ऑफ इट। ठीक है डॉक्टर साहब, 18वीं तरमीम के बाद हमने देखा कि HEC के जो रीजनल सेंटर्स थे वो बड़े अच्छे तरीके से फाल हुए, लेकिन जो समरात आवाम तक पहुंचने थे वो आसानियां नहीं मिलती हुई हमें दिखाई देती। क्या इसके पीछे वजूहात हो सकती हैं? आपने सवाल पूछा कि 18 अमेंडमेंट के बाद लोगों को आसानियां नहीं पैदा हुई। किसको आसानी और कैसे होनी है? 18 अमेंडमेंट तो एक तो मैं बताऊं आपको कि रियलिटी तो है 18 अमेंडमेंट होगी, उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर मसला है। और जो आप जिस तरफ क्वेश्चन पूछ रहे हो वो इशू ऑलरेडी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में है और उसके बेस पे एक सब कमेटी बन चुकी है। उस कमेटी की रिसेंट लास्ट कुछ वीक पहले एक मीटिंग भी हो चुकी है। फाइनल जो मीटिंग हुई थी उसमें सारे सूबों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किए, बड़ी ओपनली डिस्कस किए, अपने अपने कंसर्न भी बताए। और अब जो 2 हफ्ते लिए हैं सब ने कि वो अपनी अपनी जो कंसर्न्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उसको लिख के हमारे फेडरल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग को जमा कराएंगे और वो कंसोलिडेट करके इसको फिर उस कमेटी को प्रेजेंट करेंगे और इंशाल्लाह उसको कोई सोल्यूशन निकल आएगा। इशू ये हुआ कि होमवर्क किए बगैर जब आप कोई काम करते हो और आप सिंपल इस चक्कर में होते हो कि जी बस ये इसको दायरे को तोड़ के इसके 4 हिस्से कर लिए जाएँ या 6, तो उससे मसाइल पैदा हुए, उससे कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है, तो इसके अंदर चीज़ें खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगी और मेरा नहीं ख्याल कि किसी को उससे कोई मसला पड़ा है। हाँ, कन्फ्यूजन की वजह से मसला ज़रूर है, सही, वरना जो हमारे लेवल पे जो हमने काम करने होते हैं हायर एजुकेशन कमीशन लेवल पे पूरे पाकिस्तान की तालीमी अदारों के लिए जो हायर एजुकेशन में ऑपरेट कर रही हैं, तो हमें उसमें कोई इस वक्त इस तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमें पता है कि ये हमारा काम है, हमने करना है एंड वी आर कंटिन्यूइंग दैट। ठीक है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स मुतारिफ कराता है। तलबा जाते हैं, इस स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं, PhD करते हैं, वापस पाकिस्तान आके खिदमात अंजाम नहीं देते। ऐसा है सर या नहीं है? ये जो स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, इस कौम की तरफ से अपने पेट पे पत्थर रख के ये पैसा जो इन्वेस्ट हो रहा है, ये उन बच्चे बच्चियों पे हैं जो मेरिट पे सिलेक्ट होकर मुख्तलिफ कंट्री के अंदर पढ़ने जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी इंडिजिनस स्कॉलरशिप के ज़रिए हैं। ये इतनी बड़ी नंबर नहीं है जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है ना कि बहुत से लोग वापस नहीं आते, ऐसी बात नहीं है। जो एवरेज जो आपने मुझे कहा तो 7 to 8% से ज़्यादा नंबर नहीं है और ये एक नॉर्मल मॉर्टिलिटी रेट इसको कहते होते हैं इस टर्म में, और इसको भी हम फॉलो कर रहे हैं। और जो हमारे ये ज़रूर है, जब 2008 और 13 के दरमियान फाइनेंशियल क्राइसिस आए, वो लोगों को ये परसेप्शन होगी कि शायद HEC की फंडिंग बंद हो जाएगी, यूनिवर्सिटियों को पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो PhD जो बाहर पढ़ रहे थे, जो कंक्लूड कर रहे थे, अपनी PhD ख़त्म कर रहे थे, तो वो घबराहट में उन्होंने सोचा कि हमें यहाँ इतनी अच्छी जॉब मिल रही है, हम यहाँ ही रुक जाते हैं, पाकिस्तान में तो पता नहीं अनसर्टेनिटी है। तो उस दौरान को थोड़ा सा एक नंबर एकदम इंक्रीज हो गया था। लेकिन जब चीज़ें बेहतर हुई 2013 के बाद, आपने देखा कि फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से बढ़नी शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा फंडिंग हो गई है हमारी यूनिवर्सिटीज़ की। और टेन्योर ट्रैक सिस्टम, बाकी जो हमारे प्रोग्राम थे वो कंटिन्यू हो रहे हैं, तो वापस आना शुरू हो गए लोग। और इस वक्त जो
वो जो 6 to 7% या 7% to 8% लोग किसी वजह से नेचुरली लोगों की अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, ग्रीन पास्चर में उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उनके लिए भी प्रोविजन रखी है हमने कि अगर आप रहना चाहते हो तो भाई इट इज़ योर चॉइस, लेकिन फिर जितना आप पे एक्सपेंडिचर हुआ है टॉप ऑफ दैट 25% पेनल्टी पे करो और रह जाओ उसमें, क्योंकि जब लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते तो फिर हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। उस कोर्ट की प्रोसीडिंग में चीज़ें थोड़ी बहुत स्ले होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे हैव टू पे एंड दे आर पेइंग इट, और बहुत से लोगों ने अपने पेमेंट की है और उसी पैसे से हम और बाकी लोगों को भेज रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता दिनों FPCCI की स्टैंडिंग कमेटी बराए तालीम के चेयरमैन समीर शेख की जानिब से एक मीटिंग रखी गई, कॉन्फ्रेंस थी, आपने खुद उसको हेड किया, चेयर किया। उसमें बात आपने खुद निशानदेही की कि क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं है हमारे मुल्क में, तो इसका सर कोई हल भी निकाला है या नहीं निकाला, या सिर्फ ये बातें हैं, और अगर इसका हल नहीं निकालेंगे तो फिर क्या नुकसानात हमारे सामने आएंगे? हाँ सही कह रहे हैं। लास्ट फ्राइडे को काइंड के उन्होंने मुझे इनवाइट किया और उसमें सब लोकल कराची से यूनिवर्सिटी से कुछ वाइस चांसलर और फैकल्टी मेंबर भी आए, और आपकी चैम्बर की तरफ से उनके प्रेसिडेंट साहब भी थे, बाकी साथी भी थे, और समीर जो कमेटी को चेयर करते हैं वो ही वाज होस्ट बेसिकली, और बड़ा अच्छी इंटरेक्शन रही। ऑलमोस्ट 2 आवर हम ओपन डिस्कशन की, हमने क्वेश्चनिंग की है। तो मेरा अपना कंसर्न, मैंने खुद कहा कि जी मुझे अगर पूछते हैं कि तालीम के अंदर और आला तालीम के अंदर इस वक्त बड़े मसले क्या हैं, तो मैंने उनसे कहा बिलीव मी, पैसा बड़ा मसला इस वक्त नहीं है, पैसा तो गवर्नमेंट दे रही है और प्राइवेट सेक्टर भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त हायर एजुकेशन, हमारे पूरे एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में भी डेफिनेटली गवर्नेंस का इशू और क्वालिटी का इशू है। ये 2 इश्यूज़ हैं, क्योंकि जैसे ही ये एजुकेशन इंडस्ट्री तो बना हुआ है, आपको भी पता है कि एक बिज़नेस के तौर पे भी लोग ले रहे हैं इसको, तो वो फ्री राइडर बहुत सारे घुसा है, जिसकी वजह से ये नंबर गेम की तरफ लोग पड़ पड़े, शॉर्टकट मारना, इतने मैंने MS दाखिल कर लिए, इतने मैंने PhD दाखिल कर लिए, तो उस पर नेचुरली हमें सख्ती करनी पड़ी। गवर्नेंस से ज़रा मुझे बताएं क्या मुराद है गवर्नेंस से? यूनिवर्सिटी की गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ। देखिए यूनिवर्सिटी एक कम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके अंदर फैकल्टी होती है, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, जिसके अंदर सपोर्टिंग स्टाफ होता है। इसे मॉनिटर करना किसका काम है सर? इसे मॉनिटर कौन करेगा? आप ही करेंगे ना इसे मॉनिटर? तो मॉनिटर नहीं, ऐसा नहीं है। देखें ना, गवर्नेंस में जो हमारा डायरेक्ट रोल कोई नहीं है, वो जिस तरह प्रोविंशियल अगर यूनिवर्सिटीज हैं उनका इवन 18 अमेंडमेंट से पहले भी ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर आती हैं। वाइस चांसलर लगाना उनका प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, डीन अपॉइंट करना, बाकी जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हैं वो लोकल गवर्नमेंट देख। ठीक है, तो क्या 18वीं तरमीम के बाद ये रीजनल सेंटर्स जो हैं HEC के इतने एम्पावर्ड हैं कि मॉनिटर कर सकें? बिल्कुल, वो हम देखें HEC डायरेक्ट खुद सारे काम नहीं करता। हम प्रोफेशनल लोगों को लेते हैं जिनको भेजते हैं मॉनिटरिंग विजिट पे। हम उस मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से लोगों को लेके एक इलाके से दूसरे इलाके में भेजते हैं कि जाके आप उनकी इन सेट TORs के ऊपर देख लो कि ये जो क्राइटेरिया फिक्स हुआ है इसके ऊपर वो पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। यही वजह है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा अखबार में कि हमने तकरीबन 80 के करीब जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के पब्लिक और प्राइवेट बोथ MPhil PhD के प्रोग्राम बंद करा दिए क्योंकि उनके पास रिक्विजिट फैकल्टी नहीं थी। इसी तरह हमने 270 या 280 से ज़्यादा कैंपस जो इलीगल हमने पकड़े थे उनको हमने रिकमेंडेशन बना के। ये भी बताइए ना डॉक्टर साहब कि क्या रीजनल सेंटर्स इतने एम्पावर्ड होने चाहिए, आप समझते हैं? देखें HEC एवेलुएट करते हैं। देखें हमारा काम एज ए फैसिलिटेटर है, हम खुद हमारे पास फ्यू 100 क्लर्क काम करते हैं मेरे समय, ठीक है। ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होते हैं हम यूनिवर्सिटियों से लेते हैं, फिर उनको जो सेट प्रोसीजर है उसके बेस पे उनको एवेलुएट करने भेजा जाता है यूनिवर्सिटियों के अंदर, और रीजनल सेंटर वहाँ पे लोकल फैसिलिटेशन देता है हर रीजन के अंदर। कराची में है, कोयटा में है, पेशावर में है, लाहौर में है, इसके अलावा जो है वो भावलपुर के अंदर फैसिलिटेट करने के बावजूद भी क्वालिटी तो नहीं आ पा रही ना हमारे पास। देखें चीज़ें अब टू वेरी फ्रैंकली वी आर गेटिंग नाउ सीरियस रिस्पॉन्स। शुरू में थोड़ा सा क्योंकि लोगों ने एडवांटेज लेनी शुरू कर दी ये 18 अमेंडमेंट के नाम पे, जी अब हमारा अपना HEC है, लेकिन क्वालिटी इज़ दी। अब जब तक इसका फैसला नहीं होता, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इसका फैसला नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के डिसीजन में और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के एडवाइस के मुताबिक HEC उसी तरह काम करती है और पूरा पाकिस्तान हमारा डोमेन है, और उसके मुताबिक हम सारी यूनिवर्सिटियों के लिए फैसिलिटेशन का भी रोल प्ले कर रहे हैं और मॉनिटरिंग का भी और रेगुलेटर का भी रोल प्ले कर रहे हैं ताकि चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो सकें। और वैसे भी ये जो चीज़ होती है ना, ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है कि लोग स्लिप होने की कोशिश करते हैं,
इस तरह की रेगुलेटरी बॉडी, एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये सारे मिलकर उनको सीधे रास्ते पे रखने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, मुझे ये भी बताएं रिसर्च की फील्ड में क्या काम हो रहा है और किस फील्ड में ज़्यादा ज़रूरत है रिसर्च की, इस चीज़ को सामने लाया गया है HEC की जानिब से? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम देखें कि 2002 में जब हमने सफ़र शुरू किया, जब टोटल पब्लिकेशन पाकिस्तान से 800 होती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिसर्च की जो आउटपुट बहुत अच्छी है एज फार एज द नंबर इज़ कंसर्न। और यही वजह है कि आपको पता है कि थॉमसन राइटर ने सितंबर लास्ट ईयर के अंदर एक रिपोर्ट भी छापी कि पाकिस्तान के रिसर्च की साइटेशन अच्छे जर्नल्स के अंदर ब्रिक्स कंट्री से ज़्यादा है। दैट इंडिकेट के जी जो हमारे रिसर्चर जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये हमारे R&D ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इसको दुनिया के बाकी रिसर्चर सीरियस ले रहे हैं और उसकी वैल्यू है, तभी उनको रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। जहाँ तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटी आ गई, रिसर्च कल्चर बन गया। अब हमारा जो मोटो होना चाहिए, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो इस रिसर्च को टिल करें टुवर्ड, ऑफ कोर्स बेसिक रिसर्च करना हमारे तालीमी इदारों का, खासकर यूनिवर्सिटियों का काम है, लेकिन सेम टाइम हमारी कौम, हमारी माशरा, हमारी सोसाइटी हमसे पूछती है कि हमारे कौन से मसले आपने हल किए, हमारा कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया। तो अब हमारी फैकल्टी को जो हम एक स्लोगन दे रहे हैं, फ्रॉम इम्पैक्ट टू इम्पैक्ट, फ्रॉम इम्पैक्ट फैक्टर टू इम्पैक्ट, कि आपकी रिसर्च का फ़ायदा मिन हासिल को हम देखें कि सोसाइटी को क्या है, हमारे इंडिविजुअल के क्या है, ह्यूमैनिटी के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो हमारी जो लोकल, जिस तरह आप कराची की बात करें, आपके कराची में माशाल्लाह 35 से ज़्यादा अदारे हैं इस वक्त। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, डॉक्टर साहब आप खुद इस बात को कह रहे हैं कि प्रोडक्टिव रिसर्च नहीं हो रही, आखिर गैप आ कहाँ पे रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ से आ रहा है गैप है कहाँ पे, कैसे फिल करेंगे इस गैप? ये आ रहा है कि देखें, पहले मैंने जो उस दिन भी जो आप जिसका रेफरेंस दे रहे हो, जो लास्ट फ्राइडे को हमारी कराची में मीटिंग हुई चैम्बर के साथ, तो मैंने उनसे यही कहा कि बाबा इसको टाइम लगता है कि हमें इंडस्ट्री को और एकेडेमिया को ये रियलाइज़ कराने के लिए कि एक लैंग्वेज पे बात करें, एक पिच पे बात करें। क्योंकि टीचर की ऑब्जेक्टिव क्या होती है कि मेरे पेपर कितने पब्लिश हो गए, मेरा CV कितना मोटा हो गया, वो इससे कंसर्न नहीं होते कि इस रिसर्च का क्या इम्पैक्ट है या इसका क्या फ़ायदा या नुकसान होगा इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री ये चाहती है कि मुझे बताएं कि मैं अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकता हूँ, मुझे बताएं कि मैं अपने प्रोडक्ट के अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स लाऊं कि मेरा प्रोडक्ट्स ज़्यादा आगे जाएगा बनिस्बत दूसरे मेरे कंपेटिटर से। अब ये दोनों को ये बातें समझ आ रही हैं और दोनों फ्रीक्वेंट इस तरह की मीटिंग हमें इसीलिए चैम्बर में ये भी एग्री किया जी कि हम रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे इंशाल्लाह जल्दी शुरू कर रहे हैं। और इसमें समीर साहब के जो अदारा है वो हमारे साथ कोऑपरेट भी कर रहा है कि हम कोलैबोरेशन के साथ कराची से शुरू कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और बाकी शहरों में भी लेके जाएंगे जहाँ पे एकेडेमिया के, इंडस्ट्री के लोगों को, चैम्बर्स को। ठीक है डॉक्टर साहब, आई एम रियली थैंकफुल, आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे। जो सबसे बड़ा अहम मसला 18वीं तरमीम के बाद HEC के रीजनल सेंटर्स ने जिस तरीके से फैसिलिटेट करना था तलबा को, आवाम को, उस तरीके से नहीं हो पाया। काउंसिल में इस वक्त तमाम तर मामलात ज़ेर गौर हैं। क्या इस हवाले से फैसला आएगा? क्या 18वीं तरमीम के बाद जो दीगर इदारे आवाम तक समरात नहीं पहुँचा सके, उसमें अगर HEC के रीजनल सेंटर्स भी शामिल हैं तो फिर इनके होने का क्या फ़ायदा है? और अगर ये हैं तो फिर कितने बाइख्तियार होने चाहिए मॉनिटरिंग के हवाले से, एवेल्यूएशन के हवाले से? ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में वाज़ेह होंगी। अपने मेज़बान मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।